सो देखो बेटा, तो प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ सेंटर ऑफ मास। तो अज बेटा आप लर्न करना वा कि हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सो अगर कोई सिस्टम दो पार्टिकल्स का बनया तो असी उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह लोकेट करना बेटा। तो सब तो पहला तो बेटा देखो कि लेट आ दो पार्टिकल्स है, तो ये जेडे दो पार्टिकल्स है इन्हां तो मिलके बनया वा सिस्टम। तो ये जेडे दो पार्टिकल्स है जिन्हां तो मिलके सिस्टम बनया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये जेड़ा पार्टिकल है फर्स्ट वन, मान लो इसका मास है m1, तो इसका मास है m2। तो ਇਹਦਾ मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम की हो गया बेटा m1 प्लस m2। हुन असी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना। तो किदा लोकेट करना बेटा, फाइंड आउट करना भी कित्थे है, ताकि असी मान सकीए कि उस पॉइंट ते जिन्हों असी सेंटर ऑफ मास कहना वा उत्थे पूरा मास कंसनट्रेटेड है। तो ਉਹਦੀ पोजीशन लोकेशन फाइंड आउट करने ਲਈ सब तो पहला असी की करते हैं बेटा, ओरिजिन सिलेक्ट कर लेने। तो ओरिजिन बेसिकली आप मानते हैं रैफरेंस पार्टिकल है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो इन जनरल आप ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया। तो उस तो बाद उस ओरिजिन के नाल तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जोड़तियां, तो कोआर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया बेटा। हुन बेटा जेड़ा फर्स्ट पार्टिकल है, तो मान लो इस फर्स्ट पार्टिकल दी इस फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1। तो आ जड़ा सेकंड पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। नाउ हुन बेटा ये जड़ा सिस्टम है, तो तुसी की नोट कर रहे हैं कि क्योंकि सिस्टम बनया होया दो पार्टिकल्स तो बेटा, तो ये जड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है m1 एंड m2, एक तो ये एक दूसरे ते फोर्स लगाएंगे है ना। हुन इत्थे m1 m2 ते और m2 m1 ते जो फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ देयर मासेस, अपने मास करके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो वो जड़ी फोर्स है बेटा वो है कि जो m1 है उसनों m2 अपनी तरफ खिंच रहा वा। तो m1 ते m2 फोर्स लगा रहा, दैट फोर्स इज नोन एज F12। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो m1 है वो m2 नु अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। और ये दोनों फोर्सेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस। नाउ हुन देखो बेटा कि जो ये सिस्टम है, मान लो आ तो जड़ियां दो फोर्सेस है ना,
क्योंकि सिस्टम बनया होया दो पार्टिकल्स तो आ जड़ियां दो फोर्सेस है ये सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूजे ते लगा रहे हैं ये इंटरनल फोर्सेस काउंट होणगियां तो इन्हों आप इंटरनल फोर्सेस काउंट करांगे ये याद रखना बेटा। और मान लो F1 ਤੇ F2 की है एक्सटर्नल फोर्सेस F1 एंड F2 एक्सटर्नल फोर्सेस है बेटा एक्सटर्नल। तो इट मींस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम F के बराबर है। हुन इस सिस्टम पे कुल 4 फोर्सेस लग रही हैं बेटा F1 F2 F12 F21 पर क्योंकि F12 एंड F21 इक्वल बट ऑपोजिट है तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना इन्होंने दोनों का सम 0 होएगा। क्योंकि आ दोनों तो 0 है ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि साडा सिस्टम बनया दो पार्टिकल्स तो दो पार्टिकल्स दे विच पहले पार्टिकल का मास है m1 दूसरे पार्टिकल का बेटा मास है m2 पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 दूसरे का है r2 और इस सिस्टम के कुल 4 फोर्सेस लग रही हैं ना असी मन्निया तो चारों विचों बेटा जड़ियां दो फोर्सेस है वो एक्सटर्नल है और दो इंटरनल है ना इस तरह मान लिया और नेट फोर्स इन्होंने चारों का वेक्टर सम है और क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट पेयर्स च होनी है तो वो 0 होने करके जी नैट फोर्स है वो हमेशा सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी। तो ये आप इस तक पहुंच गए। हुण दोबारा गल सुनो बेटा आ है फर्स्ट पार्टिकल तो हुण देखो नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल ते नेट फोर्स की है फर्स्ट पार्टिकल ते सिर्फ दो ही फोर्सेस है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स एफ के बराबर होंगी बेटा डीपी बाय डी पी। हुण ध्यान दियो बेटा जदों आप लिखते हैं ना एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डी टी तो इस फार्मूला दे विच एफ की है बेटा व्हाट इज एफ एफ है किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगन वाली नेट फोर्स और डीपी बाय डी टी पी की है उस पार्टिकल की मोमेंटम है और डीपी बाय डी टी का मतलब है कि जदों भी किसी पार्टिकल ते नेट फोर्स लगेगी उसकी मोमेंटम चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हुण बेटा ध्यान दो क्योंकि ये नेट फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल ते तो फिर इत्थे मोमेंटम भी फर्स्ट पार्टिकल दी आएगी मोमेंटम। अच्छा हुण बेटा सिमिलरली नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल सेकंड पार्टिकल दी नेट फोर्स तो आ दो फोर्सेस लग रही हैं और ये नेट फोर्स सेकंड पार्टिकल दी मोमेंटम नू चेंज करेगी। तो इत्थे तक आप पहुंच गए हैं बेटा हुण इहनूं ध्यान नाल देखियो गल नूं समझियो कि पुत्र मोमेंटम की हुंदी है मास इंटू वेलोसिटी। हुण ध्यान दियो बेटा मास इंटू वेलोसिटी हुण जिहड़ा पार्टिकल है पहला उहदा मास तो फिक्सड है तो जो आप इत्थे मास इंटू वेलोसिटी लिखांगे मास कांस्टेंट होने करके बाहर आ जाएगा तो वेलोसिटी अंदर आ जाएगी तो वेलोसिटी आ गई फर्स्ट पार्टिकल की। अच्छा
ਹੁਣ वेलोसिटी की ਹੁੰਦੀ है याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आ है dv बाय dt, तो आ हो गया d बाय dt, और v1 की जगह की आए ना dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो एक ही बन जाना पुत m1 d स्केयर r dt स्क्वेयर। तो ये बन गया नंबर 1, इनू 1 कर लो बेटा, इनू 2 कर लो, इनू 3 कर लो, और ये भी इसी तरह बन जाना m2 4। हुण अगर तुसी एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, तो आ जड़ियां दो इक्वेशंस है किदां ऑब्टेन कीतियां बेटा आपां, कि फर्स्ट पार्टिकल ते जिन्नी टोटल फोर्स लग रही है, सैकेंड पार्टिकल ते जिन्नी टोटल फोर्स लग रही है, तो उत्थों आईयां इक्वेशंस, उन्होंने ऐड कर लेना। हुण जदों तुसी ऐड करोगे तो लैफ्ट हैंड साइड की हो जानी बेटा f1 प्लस f12 f2 प्लस f21 इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड पे m1 d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर प्लस आ बन गए, और आ की बन गई बेटा नेट फोर्स। ये नेट फोर्स के ते लग रही है, हुण गल सुनो, तो आ नेट फोर्स लग रही सी फर्स्ट पार्टिकल ते ये केदे बराबर सी, फर्स्ट पार्टिकल दा मास d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर केदा, फर्स्ट पार्टिकल दे पोजीशन वेक्टर दा। आ सी बेटा सैकेंड पार्टिकल ते लगन वाली नेट फोर्स, ये केदे बराबर सी, सैकेंड पार्टिकल दा मास इंटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर केदा, सैकेंड पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का होना। हुण गल सुनियो पुत, हुण आ तो हो गई नेट फोर्स। हुण इधर चलो, हुण दोबारा देखियो, हुण m1 मास क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मास नू डिफरेंशिएशन तो बाहर ले आ सकते हैं, तो अंदर भी ले जा सकते हैं। वापस अंदर ले गए पुत, हुण d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, तो इत्थे पहुंच गए आप। हुण इस तो बाद अगली गल जिहड़ी तुसी है वो समझो, देखो बेटा आ गल नूं समझो, आ दसिया फर्स्ट पार्टिकल ते नेट फोर्स, ये है टोटल सिस्टम ते नेट फोर्स, ते आ है राइट साइड ते फर्स्ट पार्टिकल दा मास। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे की चाहिए, टोटल सिस्टम दा मास, पर वो तो है ही नहीं। पर आप की कर सकते हैं बेटा, देखियो सिमिट्री लियान लई, जिदा आ है नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ते राइट हैंड साइड ते आ है फर्स्ट पार्टिकल दा मास। तो अगर ये है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो फिर इत्थे की चाहिए, सिस्टम दा मास, टोटल मास कितना वा m1 प्लस m2। हुण जे असीं इत्थे m1 प्लस m2 अपने वालों लिखिया, तो नीचे भी तो लिखना ही पैना ना बैलेंस करने लई। ते आ जिहड़ी टर्म है m1 r1 प्लस m2 8। हुण आ क्योंकि मास कांस्टेंट है, ये आप अंदर भी ले जा सकते हैं। लै गए, हुण गल नूं समझो पुत, फिर दोबारा आ जाओ। आ अगर फर्स्ट पार्टिकल दा नेट फोर्स है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल दा मास है, फिर वो अगे लिखिया डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर,
तो फस्ट पार्टिकल का मास डी स्केयर बाय डी टी स्केयर, फिर लिखा फस्ट पार्टिकल की पोजीशन। तो यदा मतलब हुण गल समझो पुत, आ है टोटल सिस्टम का मास, तो आ गया डी स्केयर बाय डी टी स्केयर, तो फिर आ टर्म की होगी, तो ये टर्म जिन्हों मैं रेड ब्रैकेट च लिखा वा है ना, बॉक्स च लिखा रादर, ये टर्म की होगी, ये होगी उस पॉइंट दी, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जेदा टोटल मास m1 प्लस m2 है। क्योंकि आ गल देखो ना, सिमिट्री देखो, जे आ टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट, नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल है, तो आ सेकंड पार्टिकल का मास है और आह सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। तो आ क्योंकि टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम है, तो एक टोटल सिस्टम का मास है, तो फिर आ ब्रैकेट वाली टर्म या बॉक्स वाली टर्म की होनी चाहिए है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जेड़ा जिस पॉइंट पे सारे का सारा टोटल मास कंसंट्रेटेड है। सो इसका मतलब आ वाली जी टर्म है एक ही होनी चाहिए है पुत, उन्होंने आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आ जी टर्म है बॉक्स के अंदर, ये एक्चुअली की होनी चाहिए है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना कटना तुसी, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला तैयार हो गया कि किसी भी सिस्टम का पोजीशन वेक्टर कितना निकालिया जाएगा बेटा। तो हाले तो आप सीखिया सिर्फ दो पार्टिकल वाले सिस्टम का, कि दो पार्टिकल्स तो बने सिस्टम का पोजीशन वेक्टर की होएगा m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। पर जे तीन पार्टिकल्स आ जाए पुत्र फिर की हो जू, तो सिमिट्री ये ऐड कर दो। सिमिलरली तीन पार्टिकल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ फर्स्ट पार्टिकल का मास फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, सेकंड का मास सेकंड का पोजीशन वेक्टर, तो थर्ड का मास थर्ड का पोजीशन वेक्टर, और नीचे तिना का मास आजू। जे चार है तो चौथे का मास तो चौथे का पोजीशन वेक्टर नीचे, जे पांच है तो पांच हो जाएंगे, छे है तो छे। तो ये जनरल फार्मूला तैयार हो गया साडे कोल कि किसी भी सिस्टम का पोजीशन वेक्टर तुसी किद्दां निकाल सकते हैं। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर टू पार्टिकल्स आएगी पेपर च, और ਇਹਦਾ रिजल्ट भी उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण ਇਹਦੇ ਚ ध्यान दियो बेटा, ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पोजीशन वेक्टर निकालिया RCM, ये तां ही निकाल सकते हैं जेकर थानू पहला तो पता होए कि सिस्टम कुल किन्ने पार्टिकल्स का बनया, हर पार्टिकल का मास पता होए, हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता हो, है ना। हुण इहदे विच जिहड़ा असीं पोजीशन वेक्टर RCM कढिया वा, तो वो क्योंकि असी चाहे R1 है चाहे R2 है, तो ये इन्हां दा ओरिजिन O तो स्टार्ट हो रहा है ना। अगर R1 O तो स्टार्ट हो रहा, R2 और तो, है ना, तो यदा मतलब जिहड़ा RCM है तो RCM है, तो आ पॉइंट पोजीशन वेक्टर है ना। हुण एक्चुअली किसी भी सिस्टम का पोजीशन वेक्टर, सॉरी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना फाइंड आउट करना, वो सानू पता लग चुका वा कि फर्स्ट पार्टिकल का मास ते फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर प्लस सेकंड पार्टिकल का मास सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करने, प्लस थर्ड का मास थर्ड का पोजीशन वेक्टर, प्लस फोर्थ का मास फोर्थ का पोजीशन वेक्टर, एंड सो ऑन, जब तक पार्टिकल खत्म नहीं होंगे। नीचे की आना बेटा, जिन्ने पार्टिकल्स है उन्होंने टोटल मास आना। जो दो है तो m1 प्लस m2, तीन है तो m1 प्लस m2 प्लस m3, चार है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है तो फार्मूला उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हुण एक गल सुनो पुत, हुण इनू थोड़ा जिहा आपां
एक्सटेंड करिए बेटा, आ देखो हुण साडा सिस्टम क्योंकि बनिया सी दो पार्टिकल्स तो, फस्ट दा मास सी m1, फस्ट दा पोजीशन वेक्टर सी r1, सैकेंड दा मास सी m2, सैकेंड दा पोजीशन वेक्टर सी r2, ਤਾਂ ਅਸੀਂ rcm ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ फस्ट पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर नहीं पता, पर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 गिवन है, x2 y2 z2 गिवन है। मतलब थानू पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर नहीं डायरैक्टली दिता, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिते है। सैकेंड दे भी पोजीशन वेक्टर नहीं पता, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिते है। तो फिर तुसी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कड्ढन की जगह सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कढ सकते हैं पुत। किदां? जिद्दां पोजीशन वैक्टर ते डिपेंड करता सी, तां सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पहले पार्टिकल दे एक्स कोऑर्डिनेट, दूजे दे जिहड़ा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट वो वाई कोऑर्डिनेट्स ते डिपेंड करू पार्टिकल्स दे। बेसिक फार्मूला वही है बस। अगर तीन पार्टिकल्स है तो उस केस की हो जाना इतने बेटा प्लस m3x3 ओवर m3 y3 ओवर है ना, इतने m3 z3, तो वो अकॉर्डिंगली एक्सटेंड। तो फॉर्म वही है बेसिक फॉर्म। मतलब अगर पहले पार्टिकल का दूजे का पोजीशन वेक्टर पता तो तुसी आरसीएम सीधा कट सकते हैं। और अगर थानू पहले दूसरे तीसरे जिन्ने भी पार्टिकल्स है जिन्होंने मिलकर सिस्टम बनाया, तो अगर थानू उन्होंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता वा तो तुसी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कट सकते हैं। हुण बेटा अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आरसीएम की वैल्यू की आजू। हुण जिद्दां अगर आ भी पता थानू तो आरसीएम की है एक्ससीएम आई कैप, YCM J कैप, ZCM तो XCM YCM ZCM नु कट के भी RCM कट सकते हैं दोबारा। तो इस तरीके नाल कैलकुलेशन करनी है बेटा। तो इत्थे तक समझ लगी है अंकुश? यस सर। नारायण? यस सर। समूहन? क्लियर है सर। लक्ष्य? क्लियर है सर। भरत? नवनीत? आर्यन? यस सर। चिराग? क्लियर है सर। साहिल? यस सर। यथार्थ? क्लियर है सर। तो ये ठीक है बेटा? यस सर। हुण देखो, हुण बेटा इथों एक गल होर समझनी आपां, लिसन। तो ये तो असी ये लर्न किया वा कि हाउ टू लोकेट, हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हुण देखो कि अगर बेटा एक गल सुनो, हुण अगर थोड़े सामने जो सिस्टम है सपोज वो तीन पार्टिकल्स का बनया है ना, से जो सिस्टम है वो सिर्फ तीन पार्टिकल्स का बनया, और वो जिहड़े तीन पार्टिकल्स है अगर मान लो वो तीनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, अगर सिस्टम दे सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब हर पार्टिकल जो है ना
उसका y ते z कोआर्डिनेट 0 होना बेटा। तो अगर y और z कोआर्डिनेट 0 होना तो यदा मतलब जिहड़ा सेंटर ऑफ मास का y cm ते z cm है वो भी 0 ही होना, उन्होंने कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है। अच्छा, अगर मान लो थोड़ा जिहड़ा सिस्टम है वो सारे पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन च लाई कर रहे, तो अगर पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन च है तो हर पार्टिकल का z कोआर्डिनेट 0 होना, तो इस करके जो सेंटर ऑफ मास का z cm है वो आटोमैटिकली 0 होना, वो कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है, फिर सिर्फ x cm ते y cm ही कैलकुलेट करने। तो इस तरीके नाल है ना। हुण दूसरी गल देखो बेटा, तो इनू अपलाई कितना करना, पहली गल है ना। हुण जिद्दां मान लो थानू एक न्यूमेरिकल आ जांदा वा कि आ एक ट्राइंगल है, सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल दे 3 वर्टिसेस ते मासेस गिवन है 1 kg ईच। तो आ एक सिस्टम है जिहदे विच सिर्फ 3 पार्टिकल्स है, और एक पार्टिकल ए ते है, दूसरा बी ते है, तीसरा सी ते है, और आपां की करना पुत, इहदा सेंटर ऑफ मास लोकेट करना वा। हुण क्वेश्चन ये पैदा होंदा कि ओरिजिन किहनू लैना, ओरिजिन जिहनू मर्जी लै सकदे आ, प्रोवाइडेड थानू स्टेटमेंट ते ना किया होए स्पैशली कि सी पॉइंट नू ओरिजिन लो या ए नू लो या बी नू लो। जे तो इदा मैंशन किया गया फिर तो उसे पॉइंट नू ओरिजिन मनना, अदरवाइज जिन्हों मर्जी मान सकते हैं। तो आप मान लें कि लेट जो सी है ये ओरिजिन है, और आप इस एक्सिस नू एक्स एक्सिस पुत इनू वाई एक्सिस मान लें। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है सी, क्योंकि ये लाई कर रहा ओरिजिन ते, तो ये कोआर्डिनेट्स हो गए 0 0। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है बेटा ये लाई कर रहा एक्स एक्सिस ते, और ओरिजिन तो 1 मीटर दूर है, तो ये 1 0 हो गया। और आ जिहड़ा पार्टिकल है ये एक्स वाई प्लेन च, ये दोनों कोआर्डिनेट्स होंगे बेटा। तो आ होएगा हाफ मीटर, और आ होएगा ये 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर आया पुत, गलती नहीं करनी, आया 1 मीटर है ना आ वाला। तो आ के बराबर है पाइथागोरस थ्योरम तो ये हाफ मीटर है, ये 1 मीटर है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, तो रूट 3/2। तो मींस आ कोऑर्डिनेट y लेना ना, तो आ वाला डिस्टेंस लेना, आ नहीं लेना, ये गलती कर जाते स्टूडेंट्स। तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर ले। तो अगर आ m1 है पुत्र तो आ x1 है, ये y1 है। तो अगर आ m2 है तो आ x2 है, आ y2 है। अगर आ m3 है तो आ x3 है, y3 है। तो xcm कितना निकल लेना तुसी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3, और ycm m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सॉल्व कर सकते ना, मैं लिखता सारा। और तुसी नोट करते हैं बेटा ये एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दूसरा मासेस भी सेम है कॉर्नर से, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है ना। तुसी चेक कर लो जिहड़ा सेंटर ऑफ मास आएगा ना वो ये सेंट्रॉइड ते आएगा। तुसी नोट करके देख लियो जिहड़ी XCM YCM की वैल्यू आएगी ना वो पॉइंट एक्चुअली इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट होएगा, वो तुसी चेक कर सकते। तो हुण बेटा जो कोई भी सिस्टम है, तो अगर ਉਹਦੇ 2 3 4 5 किन्ने भी पार्टिकल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास लोकेट ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर पार्टिकल का मास पता होना चाहिए, तो हर पार्टिकल का पोजीशन वैक्टर, जे पोजीशन वैक्टर नहीं पता तो हर पार्टिकल के पोजीशन कोआर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और उत्थों तुसी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वैक्टर भी निकाल सकते हैं,
ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ होनी चाहिए। अच्छा हुण बेटा अगली गल देखो ये देखो भाई एक गल होर नोट करो कि अगर पुत्र टू पार्टिकल सिस्टम है और आ जड़े दो पार्टिकल्स है जिन्होंने मिलकर सिस्टम बनाया, इस सिस्टम दे विच पार्टिकल्स की दूरी वो ए है भी जेडे दो पार्टिकल्स मिलके सिस्टम बना रहे हैं उन्होंने दे विचली दूरी ए है ना। हुण बेटा ये जड़ा ए डिस्टेंस है इनू किद्दां समझना पुत। हुण आ जड़ा मैं कंसैप्ट तुहानू दसन लगा वा हैगा तां टू पार्टिकल सिस्टम वाला कंसैप्ट है, पर इहदे विच बेटा देखो गल नू समझो कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिद्दां HCl मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना। तो उन्हां विचों की है HCl च H अगर M1 है तो Cl M2 है ना। इदां ही J और A की है HCl मॉलिक्यूल दी लेंथ। अगर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है NaCl तो M1 सोडियम है तो M2 Cl है, और A की है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल दी लेंथ। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है CO तो M1 C का मास है तो M2 O का मास है तो A की है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल दी लेंथ है ना। अच्छा एक तो गल ये हो गई। हुण दूसरा पॉइंट जिहड़ा आपां डिस्कस करना, एक गल याद रखो बेटा कि जिहड़ा सिस्टम सिर्फ दो पार्टिकल्स तो बनिया वा तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑलवेज किथे लाई करेगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, और वो पॉइंट इन बिटवीन द मासिस होएगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब जिदा दो मासिस थानू नजर आ रहे हैं ना M1 M2, तो इन्हां दा सेंटर ऑफ मास असी रफली दस सकते हैं पुत। रफली किदां दसना कि उन्हां दो मासिस नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लेना तुसी, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर किते होएगा सेंटर ऑफ मास, पर एग्जैक्टली किथे होएगा वो तो असी कैलकुलेट करना पएगा। रफली दस सकते हैं कि अगर तो दोनों के मासिस बराबर है फिर तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडवे होएगा, पर अगर एदा मास ज्यादा वा एदा घट है तो जिहदा मास ज्यादा होएगा ना सेंटर ऑफ मास ਉਹਦੇ नजदीक होएगा। मतलब जिन्ना पार्टिकल हैवी होएगा उन्ना सेंटर ऑफ मास ਉਹਦੇ नजदीक होएगा, ये भी याद रखना पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास जो है बेटा फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स किथे लाई करेगा, दोनों पार्टिकल्स नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन दे ऊपर होएगा, पर होएगा किथे, हैवियर दे नजदीक लाइटर तो दूर। ते जे दोनों दे मासिस बराबर है तो सेंटर ते होएगा, ये आपां प्रूव भी कर दांगे। तो इत्थे मान लो कि आ पॉइंट है बेटा सेंटर ऑफ मास, तो आ सेंटर ऑफ मास है। हुण तुसी की देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है पुत्र, हुण सेंटर ऑफ मास नू लोकेट करन दे लई आरसीएम वैक्टर नू आपां लिखिया सी। तो आरसीएम वैक्टर नू किद्दां लिखिया सी तुसी? अच्छा एक गल होर नोट करो कि टाइम होने वाला वा, देखो बेटा गल नू समझो बेटा। हुण जो आपां एक्सप्रैशन लिसन जदों आपां सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लई आ फार्मूला डिराइव किया, एक मिनट बेटा, ठीक हुई है।
ठीक है बेटा। हुण देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਆਰਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਰਸੀਐਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ओरिजिन तो, आरसीएम रिप्रेजेंट कर रहा सी बेटा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेंटर ऑफ मास दा पोजीशन वेक्टर, ते R1 की रिप्रेजेंट कर रहा सी बेटा फर्स्ट पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और R2 की रिप्रेजेंट कर रहा सी सेकंड पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आ वाला फार्मूला ना। और जेड़ा ओरिजिन है ना वो बेटा एक आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट है। आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट का मतलब अपनी मर्जी नाल मन्निया गया पॉइंट। तो मतलब ओरिजिन इनू ही मनना ये फिक्स नहीं हुंदा, जिन्हों मर्जी मन सकते हैं आप ना। तो रेफरेंस पॉइंट जिसनों मर्जी लिया जा सकता। हुण अगर बेटा अगर सानू पता कि साडा सिस्टम दो पार्टिकल्स का बनया होया और अगर आ वाला पॉइंट दो पार्टिकल्स सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो जे आप सेंटर ऑफ मास नू ही ओरिजिन मान लीए, तो अगर तो फिर की हो, फिर आरसीएम 0 हो जू, क्योंकि आरसीएम की सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है तो फिर वो वाला दूरी जी खत्म हो गई 0। अच्छा, और R1 की सी पुत ओरिजिन तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। हुण जे आप सेंटर ऑफ मास में ही ओरिजिन मान लिया तो फिर आ R1 आ गया और आ R2 आ गया। ओरिजिन तो सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन। हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब आ वाली जी इक्वेशन है, तो अगर सेंटर ऑफ मास नो ही ओरिजिन लिया जाए तो आ 0 होने करके आ टर्म ने भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना। तो फिर m1 r1 प्लस m2 r2 की हो जाना 0। हुण इथों एक रिजल्ट याद रखना बेटा, m1 r1 फर्स्ट पार्टिकल का मास ते फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जदों आपां फर्स्ट मास नू पोजीशन वेक्टर नाल उसके पोजीशन वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टर्म नू असी बेटा कहने आ, तो आ जिहड़ी टर्म है इनू कहने आ मूवमेंट ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ मास, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ फर्स्ट मास और ये है मूवमेंट ऑफ सेकंड मास, और सम होने करके आ की लेफ्ट हैंड साइड की बन गई सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस। सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस। हुण गल सुनो पुत, हुण इथे आ जिहड़ा मूवमेंट ऑफ मास है फर्स्ट पार्टिकल का, तो R1 की है फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इथे सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है ना। तो R1 की है इथे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है इस करके R1 की है सेंटर ऑफ मास तो पोजीशन वेक्टर। तो आ जिहड़ा m1 r1 है इस डायग्राम दे विच की है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब एक मास है एक पोजीशन वेक्टर है, तो मास ते पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट नू असी नवा नाम देता मूवमेंट ऑफ मास। तो ये मूवमेंट ऑफ मास केदा वा फर्स्ट पार्टिकल दा अबाउट सेंटर ऑफ मास।
और आ है सेकंड पार्टिकल दा मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, और विच सम मान करके लेफ्ट हैंड साइड की होगी बेटा सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, और वो किहदे बराबर है 0। तो किसी भी सिस्टम का सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास 0 हुंदा बेटा। तो ये तो सिर्फ दो पार्टिकल्स ਲਈ है ना, 3 ਲਈ 4 ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, मतलब ये एक रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार कंसेप्चुअल प्रॉब्लम च भी आ सकता, कंपटीशन च भी आ सकता ना चॉइस। तो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ ए सिस्टम अबाउट इट्स सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो ये लाइन लिख लेनी है। तो हुण एक तो ये गल आ गई पुत, हुण इस तो अगे चलीए आपां ना। हुण देखो m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 r2 वेक्टर। तो माइनस साइन की दस रहा कि जो r1 वेक्टर है वो r2 वेक्टर दे ऑपोजिट है, या r2 वेक्टर r1 दे ऑपोजिट है। पर जे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल करनी है तो ये मैग्नीट्यूड है बेटा, तो फिर नेगेटिव साइन नहीं लिखना, फिर m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 है। अच्छा हुण आ दो पार्टिकल्स दे विचली दूरी a है, a करन दी बजाय इहनूं आपां r भी लिख सकते हैं, वो सिंबल ही है जस्ट। तो a की है लेंथ ऑफ द सिस्टम, या r की है लेंथ ऑफ द सिस्टम, वो सिंबल है। तो आपां इत्थे r कर दिंदे आ, क्यों r है r1 है r2 है, उहदे नाल मैचिंग सोहनी लगदी है देखण नूं, होर कुछ नहीं गल। अच्छा हुण r दी आ जिहड़ी है देखो आ डिस्टेंस r1 है पुत, आ डिस्टेंस r2 है, तो फिर r के दे बराबर हो गया r1 प्लस r2। डिस्टेंस है वेक्टर नहीं है, तो आ लंबाई r1 है आ लंबाई r2 है, तो टोटल लेंथ r1 प्लस r2 हो गई। हुण इधरों भी आ गया। हुण इत्थों बेटा अगर r2 की वैल्यू आया तो आ r2 की वैल्यू इत्थे पुट करती आपां, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस m1 r1 ओवर m2 है ना। हुण बेटा r1 कॉमन आ गया, चलो m2 r1 प्लस m1 r1 ओवर m2 r। हुण r m2 इज इक्वल टू r1 कॉमन m1 प्लस m2। हुण आ रिजल्ट की निकलिया पुत r1 इज इक्वल टू m2 r ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली r2 की आजू r1 जे आप कट चुके हैं तो r2 कड्ढण लई पता की करना, जिथे 2 लिखिया उन्होंने 1 कर लो, जिथे 1 लिखिया 2 कर दो। हुण बेटा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला वा जिहड़ा मैं हुण कढिया r1 r2, कि अगर मान लो थानू की दसिया सी कि अगर मान लो थानू कहंदा कि एक HCl मॉलिक्यूल है, हुण HCl मॉलिक्यूल दी अगर लेंथ दिती है, इसका मतलब R दिता वा, R गिवन है, क्योंकि इस डायग्राम च R की है 2 पार्टिकल सिस्टम दी लेंथ। तो अगर HCl मॉलिक्यूल दी लेंथ दिती है इट मींस R दिता वा, और H m1 है, मतलब हाइड्रोजन एटम का मास m1 है, और Cl क्लोरीन एटम का मास m2 है, वो भी सानू पता वा है ना, पीरियोडिक टेबल तो सारा पता। ਇਹਦਾ मतलब आप दस सकते हैं कि जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो हाइड्रोजन एटम तो कितनी दूर होएगा, मतलब r1, ते r2 की है भी क्लोरीन एटम तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होएगा, मींस r2 है। डायग्राम देखो ना, r1 की है, r1 दूरी है सेंटर ऑफ मास दी फर्स्ट पार्टिकल तो आप कह सकते हैं कि 2 पार्टिकल सिस्टम च जे तुसी r1 r2 इस फार्मूले तो कटदे हैं पुत, तो ਇਹਦਾ मतलब r1 ਕੱਢਣ ਦਾ मतलब है तुसी दस सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, और r2 का मतलब है r2 का कि सेकंड पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है। और तुसी चेक कर लो अगर m1 m2 बराबर होंगे
अगर दोनों पार्टिकल्स के मासिस बराबर होंगे तो R1 R2 बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, मतलब उस वक्त सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट ते होएगा, मिडवे होएगा। तो इस तरीके दे नाल ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये तो है रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हुन बेटा 2 होन 3 होन 4 होन, तो जिन्ने मर्जी पार्टिकल्स होन किसी भी सिस्टम तुसी ओदा सेंटर ऑफ मास दी लोकेशन मतलब पोजीशन वेक्टर आरसीएम भी कट सकते हैं या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम भी निकाल सकते हैं ना। ओदा बेसिक फार्मूला थोड़े सामने आ चुका वा। हुन बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो कि अगर ध्यान दियो बेटा भी जिस तरह मैं थानू कल दसिया सी कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है, एनी काइंड ऑफ बॉडी, अगर ओदे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यूनिफॉर्म है तो ओदा सेंटर ऑफ मास पॉइंट किथे होएगा बेटा, उस बॉडी का ओदे ज्योमेट्रिकल सेंटर ते। ये गल रिजल्ट प्रूव्ड है और इनू तुसी याद रखना पुत। हुन देखो अगर थानू एक सिस्टम दिता होए, गल नूं ध्यान नाल सुनियो पुत, फर्क समझियो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा। अगर थानू एक सिस्टम दिता होए जो पार्टिकल्स का बनया होया 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ओदा सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने लई तुसी की करना, कल्ले कल्ले पार्टिकल का मास नोट करना, कल्ले कल्ले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर नोट करके या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स नोट करके जो आपां रिजल्ट डिराइव कीता सी ओदे च पुट करके आरसीएम भी कट सकते हैं या एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम भी कट सकते हैं। वो होगी थोड़ी चॉइस। पर अगर बेटा हुण मान लो वो थानू की कहंदा वा, ध्यान नाल गल सुनियो पुत, वो कहंदा वा कि आ एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इस स्फीयर का एम मास है ते आर रेडियस है। और यह गल थानू बेटा दसी हुई है कि जब तक स्पैशली स्टेटमेंट दे विच ये दसिया ना जाए कि जिहड़ी थोड़ी बॉडी है ਉਹਦੇ अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस नॉन यूनीफॉर्म है, वो यूनीफॉर्म मन के ही चलना वा, है ना, वो अंडरस्टूड है भी यूनीफॉर्म ही। तो अगर थोड़ा ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है वो अंडरस्टूड है ਇਹਦੇ ज्योमेट्रिकल सेंटर ते होएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ते होएगा। तो हुण आपां जदों इस पूरे स्फीयर नूं इस पॉइंट दे नाल रिप्लेस करना तो इस पॉइंट का मास एम है ना, सेंटर ऑफ मास है ना। अच्छा हुण पुत्तर वो थानू कहंदा कि थोड़ा सिस्टम 3 पार्टिकल्स का नहीं बनया, 3 स्फीयर्स का बनया। थोड़ा सिस्टम 3 स्फीयर्स तो बनया बेटा, और वो जिहड़े 3 स्फीयर्स है वो एक दूसरे नू टच कर रहे हैं। और तीनों स्फीयर्स सेम साइज दे है, सेम मास है और तीनों टच कर रहे हैं बेटा। हुण ये जिहड़ा सिस्टम है जिहड़ा 3 स्फीयर्स तो बनया, इहदा सेंटर ऑफ मास लोकेट करो। हुण देखो बई हुण इहदे विच तुसीं की करना, गल नूं समझो बेटा, क्योंकि थानू सिमिट्री कंसैप्ट तो पता कि हर स्फीयर जिहड़ा वा ना उहनूं असीं एक पॉइंट दे बराबर लै लैना, और वो पॉइंट उस स्फीयर का कित्थे लाई करना, सेंटर ऑफ मास से। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यूनिफॉर्म है, इस करके हर स्फीयर का सेंटर ऑफ मास
ਉਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। तो आ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਔਰ ਆ ਤੀਜੇ ਦਾ बेटा। पर आ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੱਭੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੱਭੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਹੈ हर स्फीयर दे सेंटर ऑफ मास ने बिहेव करना लाइक ए पार्टिकल। तो आ तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास लभना। हुण पुत आ आर है, आ भी 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 आर। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई और ਇਹਦੇ हर कॉर्नर ते वर्टिसिस ते मास कैपिटल M है और हर साइड 2r ਦੇ बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास कितना लोकेट करोगे पुत? तो आप इसनू मान लेना ओरिजिन। तो ये कोऑर्डिनेट्स की आ गए 0 0 और आ एक्स एक्सिस मान लेना, आ वाई एक्सिस मान लिया। हुण आ पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है ओरिजिन तो 2r, तो y 0। और आ पॉइंट एक्स एक्सिस वाल कितनी दूर है बेटा r, है ना, वो जितना पिछला किया ही सी r। और y वाल कितनी दूर है तो पाइथागोरस थ्योरम तो अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की बनया। तो हुण तुहानू कल्ले कल्ले पार्टिकल दा मास पता वा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी पता लग गए, तो तुसी XCM कढ सकते हैं पुत ते YCM भी कढ सकते। हुण जिद्दां आ M1 है, आ X1 है, आ Y1 है, आ M2 है, आ X2 है, इनू Y2 कर लो। आ M3 है तो आ X3 हो गया तो Y3 हो गया। ਉਹ 3 1 2 ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि उन्हें कहना। तो उतो तुसी XCM YCM निकाल सकते हो। नारायण समझ लगी पुत?